हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 21A से। 21A बात करता है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी पर्सन या अथॉरिटी जिनको लाइसेंस दिया गया था सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 में, उन्होंने अगर कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या होम है, उन्होंने एस्टेब्लिश या मेंटेन किया है या मेंटेन कर रहे हैं वो किसी भी तरीके का प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, तो जब भी कोर्ट उनको रिक्वायर करेगी तो उनको सारे रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने मेंटेन किए गए हैं उनको प्रोड्यूस करना पड़ेंगे उस होम या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोर्ट के समक्ष। सेक्शन 22 बात करता है ट्रायल्स। तो ट्रायल कौन करेगा इन ऑफेंसेस का? तो नो कोर्ट इंफीरियर टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मतलब यहाँ पे जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, तो और बाकी अदर एरिया जो रहते हैं वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। तो इनसे कोई भी इनफीरियर, मतलब इनसे कोई भी छोटी कोर्ट यहाँ पे ट्रायल नहीं करेगी, जो कि ऑफेंसेस दिए गए सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में। फिर सेक्शन 22A बात करते हैं पावर टू एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट। अब जब भी स्टेट गवर्नमेंट अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है कि नेसेसरी है स्पीडी ट्रायल कराने के लिए किसी भी ऑफेंस को इस एक्ट में, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करने के पहले वो एक कंसल्टेशन करेंगी, मतलब हाई कोर्ट से, जिस जगह पे वो बना रही हैं, और एस्टेब्लिश करेंगी या तो एक या एक से ज्यादा कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट के रूप में। फिर लिखा है अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता तो जो कोई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई सबसेक्शन 1 में वो एक्सरसाइज करेंगे जुरिडिक्शन किस चीज से रिलेटेड, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस अंडर दिस एक्ट। मतलब जो भी इस केसेस में ऑफेंसेस बताए गए हैं सिर्फ वही ऑफेंस किसी को वो ट्रायल कर सकती है, जब तक हाई कोर्ट अलग परमिशन नहीं दे देता। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन सेकंड। अब सेकंड के जो प्रोविजंस हैं, जो भी जुडिक्शन पावर होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की स्टैब्लिश की गई सबसेक्शन 1 में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो वो एक्सटेंड करेंगे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट या मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब जहाँ पे जो सी कोर्ट बनाई गई है वो उस एरिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे, या मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मतलब जहाँ पे भी उनको एस्टेब्लिश किया है। फिर फोर्थ सबसेक्शन बात करता है सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, अ कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ इन अ डिस्ट्रिक्ट और अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब जो भी कोड है, अगर सबसे कोड यहाँ पे बनाई गई सबसेक्शन 1 ऑफ मतलब सबसेक्शन 1 में मेट्रोपॉलिटन एरिया या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको माना जाएगा डीम कोर्ट एस्टेब्लिश। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 में या फिर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 में सीआरपीसी के। और जो कि सीआरपीसी के सारे यहाँ पे जो प्रोविजंस है सेक्शन के वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंगली इन कोर्ट के रिलेशन में। फिर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट हैज द सेम मीनिंग जो कि क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 में दिया है सीआरपीसी के। तो हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे वही होगा। तो फिर सेक्शन 22 डबल ए बात करता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट। अब देखिए ऊपर वाले में जो ए वाला था, मतलब 22 ए था, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी हुई सेक्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बना सकती है। तो इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई है कि नेसेसरी है कि स्पीडी ट्रायल करना है किसी ऑफेंस का एक्ट में जो कि कमिट की गई है एक या एक से ज्यादा स्टेट में, तो वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट से एस्टेब्लिश करेंगे एक या एक से ज्यादा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, कि वो ट्राई कर सकते हैं इन ऑफेंसेस को। और जो प्रोविजंस होंगे सेक्शन 22A के वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे टू द कोर्ट्स एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 में जो कोड यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है उनके अकॉर्डिंगली एज दे अप्लाई कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर दिस दैट सेक्शन की, इस सेक्शन में अप्लाई हुए। तो जनरली ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दो तरीके के पुलिस ऑफिसर पढ़े हमने, जैसे एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट आती है, एक ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। दोनों के पर्पस क्या है कि अगर स्टेट में कोई ऑफेंस होता है तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर डील करता है, और अगर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट में कोई ऑफेंस होते हैं तो वहाँ पे स्पेशल ट्रैफिकिंग पुलिस वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। तो सेम यहाँ पे इसी तरीके से अगर ऑफेंस सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस कोर्ट को, मतलब उस एरिया में या उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो कोर्ट को एस्टेब्लिश कर देगी। लेकिन अब यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो किसके पास पावर होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। बस इतनी सी बात है। फिर सेक्शन 22
बी बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई समरीली। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को जब भी कंसीडर मतलब नेसेसरी लगता है तो वो डायरेक्ट कर देंगे कि जो ऑफेंसेस होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा समरीली ट्राई किया जा सकता है। और इंक्लूडिंग उसमें वो वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट भी आते हैं जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22A में। और यहाँ पे प्रोविजंस 262 से लेके 265 तक यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे सीआरपीसी के इस ट्रायल में। फिर जब भी कोई ऑफेंसेस का यहाँ पे कन्विक्शन हो रहा है जिसको समरीली ट्राई किया गया है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक की वो सजा यहाँ पे दे सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है व्हेन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द commencement of or in course of summary trial, this is in this section it is appeared to the magistrate the nature of offence is a sentence for the term exceeding 1 year। अब कभी भी मैजिस्ट्रेट जब यहाँ पे ट्रायल कर रहा है समरीली और उसको लगता है कि ये जो ऑफेंस है इसका नेचर ऐसा है कि इसका जो ट्रायल होना चाहिए वो समरी तरीके से नहीं होना चाहिए। एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब इसे 1 साल से ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए, सॉरी, तो 1 साल से अगर ज्यादा उनको पनिशमेंट देना चाहिए तो वो अपने ऑर्डर में यहाँ पे रीजंस लिख के, और कुछ अदर रीजंस मतलब जो उनको लगता है वो उसको लिख के, अगर उनको लगता है कि अनडिजायरेबल है कि इसको समरी ट्राई करना मतलब समरी ट्राई करने के लिए, तो वो फिर क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट आफ्टर हियरिंग द पार्टी पार्टी से सुनने के बाद रिकॉर्ड करेंगे इस इफेक्ट को, और देयर आफ्टर वो जितने भी विटनेस है उनको रिकॉल कर सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं और हियर करेंगे केस, मतलब वो हियर या रीहियर कर सकते हैं केस इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड की, जैसा कि सीआरपीसी में दिया हुआ है उस तरीके से वो ट्राई कर सकते हैं। अब सेक्शन 23 की बात करते हैं तो पावर टू मेक रूल्स है। तो ये रूल्स सब है, ये जो याद करने की चीजें हैं, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में पनिशमेंट दी हुई है मेरे हिसाब से। फिर भी हम इसको पूरा पढ़ेंगे, बाकी अब ये एक बहुत इजी है, मतलब यहाँ पे ये चीजें जो है याद रखने वाली चीजें हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में रूल्स बना सकती है। अब रूल्स क्या क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले सब सेक्शन 2 बात करता है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरल ऑफ द फोरगोइंग पावर्स, तो किसी भी फोरगोइंग पावर्स को अफेक्ट किए बिना रूल्स किस किस चीज से रिलेटेड बना सकते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी चीज़ का कि ये पब्लिक प्लेस है। फिर दूसरी बात करता है कि किसी भी पर्सन को सेफ कस्टडी में कैसे रखा जाएगा और उसके ऑर्डर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 में कैसे पास किए जाएंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड। फिर डबल भी बात करता है कि डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर, कि ऑफेंडर को डिस्चार्ज किया जाएगा सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10A में करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, जो कि ग्रांट की गई लाइसेंस अंडर दिस ऑफ अंडर टू बी ग्रांटेड टू सच ऑफेंडर। उस ऑफेंडर को किस तरीके से डिस्चार्ज करेंगे करेक्टिव होम या इंस्टीट्यूशन में। फिर जो भी है द डिटेंशन एंड कीपिंग इन प्रोटेक्टिव होम, तो जब भी किसी का भी डिटेंशन या उसको प्रोटेक्टिव होम में रख रहे हैं, एज द केस में, तो करेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सन अंडर दिस एक्ट एंड देयर मेंटेनेंस, तो जिस भी पर्सन को यहाँ पे डिटेन करके रखा है या प्रोटेक्टिव होम में रखा है, उसकी यहाँ पे मेंटेनेंस किस तरीके से होगी, या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में किसी पर्सन को रखा है तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। फिर कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 की, सेक्शन 11 के जो भी प्रोविजंस है वो किस तरीके से कैरी आउट की जाएंगी, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस है या फिर चेंज ऑफ रेसिडेंस या एब्सेंस ऑफ रेसिडेंस है, जो कि रिलीज कन्विक्ट्स हैं। तो डी वाला आप याद रखिएगा, डी वाला रेसिडेंस से रिलेटेड है क्योंकि इसके बारे में यहाँ पनिशमेंट दी गई है आगे। फिर ई वाला बात करता है कि जो डेरोगेशन है, अथॉरिटी जो भी अपॉइंट की गई स्पेशल पुलिस ऑफिसर को सब सेक्शन 1 में, सॉरी डेरोगेशन ही डेलीगेशन, डेलीगेशन अथॉरिटी किस तरीके से की गई है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को। फिर एफ में जो भी कैरी आउट कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 की, सेक्शन 18 के जो भी प्रोविजंस हैं वो कैसे कैरी आउट किया जाएगा। अब जी पॉइंट बात करता है, जी भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो जी में इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेक्शन सॉरी तो जो भी एस्टैब्लिश मेंटेनेंस या मैनेजमेंट सुपर इंटेंडेंस होगा प्रोटेक्टिव होम का या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का,
सेक्शन 21 में उनके अपॉइंटमेंट, उनके पावर, ड्यूटीज, फंक्शन जो कि इंश्योर किए जाएंगे होम्स या इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर फॉर्म इन विच एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस में बी मेड कि किस तरीके से एप्लीकेशन या लाइसेंस किया जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर जो कि एप्लीकेशन में लगाए जाएंगे। फिर प्रोसीजर क्या होगा इश्यू करने के लिए, रिन्यू करने के लिए लाइसेंस को, और टाइम क्या होगा कि जिसमें लाइसेंस को रिन्यू किया जाना चाहिए, और जो भी प्रोसीजर होगा उनको फॉलो करना चाहिए, या तो इन फुल या इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी होगा लाइसेंस से रिलेटेड। फिर क्योंकि फॉर्म या लाइसेंस किस कंडीशन में उनको लाइसेंस दिया जाएगा। फिर मैनर ऑफ अकाउंट की किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे प्रोटेक्टिव होम के या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन के, और किस तरीके से उनका ऑडिटिंग होगी। फिर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स की उनके रजिस्टर या स्टेटमेंट जो कि लाइसेंस दिए गए हैं रजिस्ट्रार्स या उनके स्टेटमेंट उनके मेंटेनेंस कैसे होंगे। फिर उसके बाद है कि केयर ट्रीटमेंट मेंटेनेंस ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल डिसिप्लिन किस तरीके से किया जाएगा उनका करेक्टिव होम्स का या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का। और विजिट एंड कम्युनिकेशन ऑफ सच इनमेट्स, तो उनकी विजिट या कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाएगी। और किसी भी पर्सन को टेम्परेरी डिटेंशन और पर्सन जो कि सेंटेंस किए गए हैं तो उनको प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में जब तक उनका अलग से कोई अरेंजमेंट मेड नहीं कर दिया जाता सेंडिंग करने का उनके होम में या अलग इंस्टीट्यूशन में, तो क्या किया जाएगा। फिर लास्ट 10 बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ इनमेट्स, जो भी इनमेट्स हैं उनको एक प्रोटेक्टिव होम से दूसरे करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में कैसे भेजा जाएगा, या एक करेक्टिव इंस्टीट्यूशन से दूसरे प्रोटेक्टिव होम में कैसे भेजा जाएगा, जो कि सबसेक्शन 9 ए ऑफ सेक्शन 21 ए बताता है। फिर ट्रांसफर कैसा होगा कोई भी ऑर्डर्स का परचेज करते हुए किसी कोर्ट के ऑर्डर का, जो कि एक प्रोटेक्टिव होम या एक करेक्टिव होम से लेके प्रिजन में भेजना किसी पर्सन को जो कि इनका रिलीजिबल होता है, मतलब ऐसा आदमी प्रतीत होता है कि सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जाएगी, तो सुधार ही नहीं जा सकती, मतलब इनकरेक्ट जिबल है। एंड एक्सरसाइजिंग बैड इन्फ्लुएंस अपर अनदर इनमेट्स, मतलब वो अनदर इनमेट्स पे बैड इन्फ्लुएंस रखता है, तो प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में कोई भी है तो उसका पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या होगा उस इंस्टीट्यूशन में। फिर बात करता है कि ट्रांसफर कैसे होगा प्रोटेक्टिव होम से करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में किसी पर्सन का जिसको सेंटेंस किया गया सेक्शन 7 सेक्शन 8 में, और जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है होम या इंस्टीट्यूशन का दिया हुआ है। फिर डिस्चार्ज कैसे करेंगे किसी भी इनमेट्स को प्रोटेक्टिव होम से करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, या तो एब्सोल्युटली या कुछ कंडीशन उनके अरेस्ट में लगा देंगे इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस में। फिर किस तरीके से ग्रांट की जाएगी उनको परमिशन जो कि इनमेट से एब्सेंट हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। फिर जो भी इंस्पेक्शन होता है प्रोटेक्टिव होम का या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का अदर इंस्टीट्यूशन का, जो कि पर्सन वहाँ पे कैप्ट हुए हैं, डिटेन किए गए हैं या मेंटेन किए गए हैं, उनका मतलब यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है, या कोई भी अदर चीजें जो हैं जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं। फिर इन मेकिंग रूल ऑफ क्लॉज डी और क्लॉज डी, तो हम इन क्लॉज डी में हमने देखा था कि जहाँ पे प्लेस ऑफ चेंज इन रेसिडेंस वगैरह बताना था, एब्सेंस ऑफ रेसिडेंस बताना था। जी में क्या था, हम जी फिर से देख लेते हैं एक बार। जी में था कि जो एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस या सुपरिंटेंडेंस कैसे किया जाएगा प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का, उनके पास क्या पावर है क्या ड्यूटीज होगी जो कि पर्सन है वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन में। तो अगर कोई भी यहाँ पे इस चीज को जो भी है ब्रीच करता है इसकी, तो इसको पनिशेबल होगा विद फाइन, जो कि दो 250 रुपीज तक का होगा, जो कि 250 रुपीज तक एक्सटेंड होगा मतलब। फिर ऑल रूल्स जो कि यहाँ पे इस एक्ट में मेड किए गए हैं वो उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अगर दो हाउस हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जितने हाउस, जहाँ पे एक हाउस है तो एक हाउस, जहाँ दो हाउस है दोनों हाउस के पास रखा जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 24 बात करता है कि जो एक्ट है ये किसी भी एक्ट को अदर एक्ट को डेरोगेट नहीं करता, मतलब एक्ट नॉट टू बी इन डेरोगेशन ऑफ सर्टेन अदर एक्ट।
तो उसमें कौन-कौन से एक्ट हो जाते हैं, तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड टू बी डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट। तो ये रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट के प्रोविजंस को डेरोगेट नहीं करता, जो कि 1897 का एक्ट है, या फिर स्टेट एक्ट जो भी इनैक्ट किए गए मॉडिफिकेशन के साथ इस एक्ट में, अदरवाइज़ जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर से रिलेटेड है उनसे। फिर लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 25 रिपील एंड सेविंग्स। So as from the date of coming into force in any state of the provisions of other than section 1 of this act। तो जिस दिन से ये एक्ट आ गया किसी भी स्टेट में, तो इसके सेक्शन 1 के प्रोविजंस के अलावा जो भी ऑल स्टेट एक्ट्स रिलेटेड है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, और जो कि प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन फोर्स इन एनी स्टेट इमीडिएटली बिफोर सच डेट शैल स्टैंड रिपील्ड। तो मतलब जो पहले से कोई भी एक्ट अगर किसी भी स्टेट में चल रहे थे इमोरल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, या मतलब इन इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन पर्सन्स में, तो वो रिपील हो गए हैं। फिर नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील बाय दिस एक्ट ऑफ एनी स्टेट एक्ट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिपील होने के बाद भी स्टेट एक्ट जो कि रेफर किए गए सबसेक्शन 1 में, अगर एनीथिंग कुछ भी डन हो रहा था, एक्शन टेकन किए गए थे इंक्लूडिंग एनी डायरेक्शन गिवन, एनी रजिस्टर, रूल और ऑर्डर, जो भी एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की गई है पुराने एक्ट में अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सच स्टेट एक्ट, मतलब उस स्टेट एक्ट में, shall so far as the thing or action is not inconsistent with the provisions of this act। तो जहाँ तक वो उस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट से, और जो कि उसमें डन या टेकन किया गया है उस प्रोविजंस के, उस एक्ट में, मतलब जो कुछ भी किया है, द प्रोविजंस ऑफ वर इन फोर्स व्हेन द थिंग इज डन और सच एक्शन इज टेकन शैल कंटिन्यू इन फोर्स अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई उस एक्ट के थ्रू कोई भी मतलब डायरेक्शन वगैरह इश्यू किया, कोई भी एक्शन लिया गया, तो वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, अगर वो उसके कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं है किसी भी तरीके से, अंटिल सस्पेंडेड बाय एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। जब तक इस वाले एक्ट से कुछ भी वो एक्शन सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है, या फिर कुछ इस वाले एक्ट के थ्रू अलग से कुछ एक्शन नहीं ले लिया जाता, तब तक वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इन सेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन स्टेट एक्ट्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो प्रोविंशियल एक्ट भी इंक्लूड होंगे। अब लास्ट में यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है, मैंने आपको बताया, तो शेड्यूल में बताया हुआ है कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होगी, मतलब कौन सा मैजिस्ट्रेट किस सेक्शन में क्या काम करेगा। तो जहाँ पे भी सेक्शन 7(1) का आता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है, 11(4) का आता है तो एमएम या जेएमएफसी करेगा। फिर 15(5) में आता है तो सारे मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, 16 में भी सारे मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, 18 में डीएम या एसडीएम करेंगे, 19 में भी सारे मैजिस्ट्रेट करेंगे, और 20 में 20 में डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि स्पेशली एम्पावर किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो करेंगे। और 22 बी में एमएम या जेएमएफसी। तो 22 बी तो हमें पता ही है कि इसमें जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के मजिस्ट्रेट हैं या जेएमएफसी हैं, मतलब वही कर सकते हैं। बस ये एक्ट कंप्लीट हो गया हमारा।